अभी आप ये वीडियो आराम से बैठकर जहां पर देख रहे हो, यही आज से करोड़ों साल पहले एक आग का गोला था। लेकिन इसका जन्म कैसे हुआ, इस पर इतना पानी कहां से आया, क्या ये हमेशा से थी या फिर इसका भी कोई बचपन था? आज हम आपको ले चलेंगे 4.5 बिलियन साल पीछे, जहां से शुरू होती है पृथ्वी की रोमांचक कहानी। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार मित्रों, आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले, जब हमारा सोलर सिस्टम मौजूद नहीं था बल्कि हमारे सौरमंडल के जगह अंतरिक्ष में एक विशाल गैस और धूल का बादल तैर रहा था, जिसे हम सोलर नेब्यूला कहते हैं। इसे हिंदी में सौर निहारिका कहते हैं। इस बादल में हाइड्रोजन, हीलियम और कई तत्व मौजूद थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इस धूल के बादल के नजदीक एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ इस तारे की ऊर्जा कम होने के कारण इसमें विस्फोट हुआ, जिसे सुपरनोवा भी कहते हैं। और इस विस्फोट के कारण नेब्यूला के अंदर मौजूद गैस और धूल आपस में कंप्रेस होने लग जाते हैं और नेब्यूला सिकुड़ने लगता है, जिससे ये नेब्यूला एक फ्लैट प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के रूप में घूमने लगता है। यहाँ पर एक शब्द है प्रोटो, इसका मतलब है कोई चीज बनने से पहले। जैसे प्रोटोप्लैनेटरी मतलब प्लेनेट के आने से पहले की डिस्क, जो कुछ ऐसी दिखती थी, बिल्कुल चिपटी, जो आज के सोलर सिस्टम से काफी मैच होती है। इस डिस्क के गैस और धूल इसके केंद्र में खिंचने लगे, जिससे इसका केंद्र और भी गर्म और घना होता गया। यहाँ पर तापमान इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा। ये रिएक्शन 15 मिलियन डिग्रीज पर होता है। जब हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम में बदल जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और इसी से जन्म हुआ हमारे सूर्य का। इस डिस्क में मौजूद 99.8% गैस और धूल केंद्र में खिंचकर सूरज में समा गया। लेकिन बचे 0.2% गैस और धूल बेकार नहीं गए, बल्कि बचे 0.2% गैस और धूल आपस में टकराने लगे और जुड़ने लगे, जिससे इनका साइज बढ़ने लगा। लाखों सालों तक आपस में टकराने की वजह से इनका साइज इतना बढ़ गया कि ये एस्टेरॉयड और कॉमेट्स का रूप ले लिए। लेकिन अभी तक प्लैनेट्स और मून्स का निर्माण नहीं हुआ था। अब बात करी जाए प्लैनेट्स की, तो जो ये एस्टेरॉयड और कॉमेट्स थे, इनके बीच अक्सर टकराव होते रहते थे। टकराव के वक्त इतनी गर्मी निकलती थी कि ये पत्थर पिघलकर आपस में चिपक जाते थे, जिससे लाखों सालों में इनका साइज बढ़ता गया और ग्रेविटी के कारण एक गोले की शेप ले लिए। धीरे धीरे यही प्लेनेट का रूप लिए और इन्हीं प्लेनेट्स में से एक था हमारा अर्थ। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ये पत्थर आपस में टकराते थे तो इतनी गर्मी पैदा होती थी कि एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स पिघलकर लावा बन जाते थे, जिससे पृथ्वी पर लावा का महासागर बन गया। लेकिन इन्हीं में से कुछ पत्थरों में मौजूद होता था पानी, मिनरल्स और नमक। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन एस्टेरॉयड में पानी कहां से आया, तो देखो, इसके पीछे का कारण है सोलर नेब्यूला। जो धूल और गैस का बना बादल था, उसमें आइस क्रिस्टल्स भी मौजूद होते थे। जब भी एस्टेरॉयड्स पृथ्वी से टकराते तो एस्टेरॉयड्स के साथ पानी भी धरती पर आ जाता। लेकिन होता क्या था, जो भी पानी एस्टेरॉयड से पृथ्वी पर आता था, वो गर्मी की वजह से भाप बनकर बादल में परिवर्तित हो जाता था और समय समय पर बरसने लगता था। लगभग 1.5 बिलियन सालों के बाद पृथ्वी पर काफी मात्रा में पानी हो गया और इन्हीं 1.5 बिलियन सालों में पृथ्वी पर मौजूद भारी तत्व जैसे आयरन, निकिल, ये सब धरती के कोर में चले गए और जो हल्के तत्व थे वो धरती के सतह के पास आ गए। यही कारण है कि जब भी ज्वालामुखी फटता है तो उनके साथ कई सारे मेटल भी बाहर आ जाते हैं। पानी अभी भी भाप बनकर बादल में परिवर्तित हो जाते और बरसने लगते, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी की सतह ठंडी हो गई। पृथ्वी की पूरी गर्मी कोर में समा गई और ऊपरी सतह ठंडा होने के कारण लावा बाहर नहीं आ पाता और इसी से निर्माण हुआ ज्वालामुखी का। पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलते गए और इनके लावा ठंडे होकर पानी के ऊपर जमीन का निर्माण कर रहे थे। लेकिन अभी भी वातावरण न होने के कारण एस्टेरॉयड्स लगातार धरती से टकरा रहे थे और आज से करीब 3.5 बिलियन साल पहले धरती का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था और समय बीतने के साथ पृथ्वी के सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर पनपने लगे। करीब 250 करोड़ साल पहले ऐसे सूक्ष्म जीव पैदा हुए जो जीने के लिए पानी के अंदर मौजूद मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करने लगे और मल के रूप में ऑक्सीजन छोड़ने लगे। इन सूक्ष्म जीवों की वजह से धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ। आने वाले करोड़ों सालों में पूरी पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव फैल गए और पृथ्वी का वातावरण काफी मोटा हो गया, जिससे अब एस्टेरॉयड सतह पर आने से पहले पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टूट जाते और पृथ्वी का चक्कर लगाने लगते। अब इस कहानी में एक सवाल उठता है कि आखिर हमारा चंद्रमा कहाँ से आया। साइंटिस्टों ने कई थ्योरी सोची थी कि आखिर किस कारण चंद्रमा बना। पहली है फिजन थ्योरी, इसके अनुसार पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर चांद बन गया। दूसरी है कैप्चर थ्योरी, इसके मुताबिक कोई ऐसा प्रोटोप्लैनेट जो पृथ्वी के नजदीक आया, लेकिन पृथ्वी ने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको कैप्चर कर लिया। यहाँ पर भी प्रोटो का मतलब है पहले, मतलब प्लेनेट बनने से पहले का पत्थर, जिसे प्रोटोप्लैनेट कहते हैं। तीसरी है को-फॉर्मेशन थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग चांद और पृथ्वी एक ही साथ फॉर्म हुए थे। जब धरती डस्ट और धूल से फॉर्म हो रहा था, उसी के साथ चांद भी फॉर्म हुआ, लेकिन असल
असल में ये सारे थ्योरीज गलत थे। आज के दिन ज्यादातर वैज्ञानिक एक ही थ्योरी मानते हैं, जेंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के दो नाम और भी हैं, पहला थिया इम्पैक्ट और दूसरा बिग स्प्लैश हाइपोथेसिस। साल 1975 में विलियम्स के हार्टमन और डोनाल्ड डेविस ने एक थ्योरी दिया। इसके मुताबिक जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस समय पृथ्वी और मार्स के बीच एक और ग्रह हुआ करता था, जिसे साइंटिस्टों ने थिया नाम दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के फॉर्मेशन के 10 करोड़ साल बाद एक प्लेनेट पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी और थिया का कोर आपस में एब्जॉर्ब हो जाता है और पृथ्वी का एक टुकड़ा बाहर निकल जाता है, जो हमारा चांद बनता है। अभी आपका सवाल यह होगा कि आखिर वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि चांद का जन्म ऐसे ही हुआ है। तो दरअसल इसके कई ठोस वैज्ञानिक सबूत हैं। पहला सबूत आया चंद्रमा की चट्टानों से। अपोलो मिशन के दौरान जब नासा के वैज्ञानिक चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानें लेकर आए तो उन्होंने पाया कि चांद की संरचना पृथ्वी की सतही चट्टानों से बहुत मिलती जुलती है। अगर चंद्रमा कहीं और बना होता तो यह संभव नहीं था। वैज्ञानिकों ने जब जेंट इम्पैक्ट जैसी टक्कर को सुपर कंप्यूटर में सिमुलेट किया तो चौंकाने वाला नतीजा निकला। उस मलबे से एक ऐसा उपग्रह बना जो चंद्रमा जैसा ही दिखता था। तीसरा सबूत है पृथ्वी और चंद्रमा दोनों में पाए जाने वाले तत्वों के आइसोटोप्स जैसे ऑक्सीजन के प्रकार भी लगभग एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि दोनों की उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुई है। इन सब सबूतों के आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि जेंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस सबसे ज्यादा भरोसेमंद थ्योरी है, जो हमें चंद्रमा की उत्पत्ति के रहस्य से जोड़ती है। वैज्ञानिकों की माने तो अगर यह प्लेनेट पृथ्वी से न टकराया होता तो आज हमारा जन्म भी नहीं हुआ होता, क्योंकि इसी टक्कर की वजह से पृथ्वी लगभग 23.5 डिग्री झुक गई थी। और अगर यह झुकी नहीं होती तो आज पृथ्वी पर गर्मी या सर्दी समय समय पर देखने को न मिलता। मतलब कभी पृथ्वी पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाती तो कभी बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाती, जिसके कारण शायद धरती पर जीवन कभी नहीं होता। और दूसरी बात, इसी टक्कर की वजह से हमारा चंद्रमा भी बना था, जिसकी वजह से आज एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वरना केवल 6 घंटे ही होते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे सौरमंडल का, सूर्य का, पृथ्वी का, चंद्रमा का और धरती पर जीवन का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन हम अगले वीडियो में जानेंगे कि आखिर सूक्ष्म जीवों से हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो आप सबसे पहले देखें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि पृथ्वी की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगा।